तो गॉस लॉ में जो स्टेटमेंट वन था वो हम लोगों ने कर लिया है। स्टेटमेंट वन ये कहता है, डिराइव भी कर चुके हैं हम लोग। स्टेटमेंट वन क्या कहता है? स्टेटमेंट वन कहता है कि अगर किसी क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए, ये क्लोज बॉडी है, तो लिंक होने वाला फ्लक्स विद क्लोज बॉडी, लिंक फ्लक्स विद क्लोज बॉडी phi e that is equal to 1 by epsilon naught into में सिग्मा क्यू। ये जो सिग्मा क्यू है ये टोटल चार्ज है और इस टोटल चार्ज को इनक्लोज किया है क्लोज बॉडी में बाय क्लोज बॉडी। तो ये था आपका स्टेटमेंट वन जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। स्टेटमेंट टू क्या है? काफी कुछ स्टेटमेंट वन से मिलता जुलता है। स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू है कि पॉइंट चार्जेस गिवन है, पॉइंट चार्जेस गिवन बट no charge encloses by closed body, encloses by closed body, then electric flux linked with closed body will be zero। ये है स्टेटमेंट। ये हमारे पास में Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है और ये क्लोज बॉडी है। क्लोज वाली बॉडी ने किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज अपने अंदर इनक्लोज नहीं किया है। चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस गिवन बट नो चार्ज इनक्लोजेस बाय द क्लोज बॉडी। तो इस क्लोज बॉडी से जो लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब है कि phi e की वैल्यू होगी जीरो। तो अगर हम आपसे कहें कि इसको एक्सप्लेन कर दो तो आप ऊपर वाले स्टेटमेंट से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो तुमने प्रूफ किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में वो चार्ज जो अंदर इनक्लोज है और यहाँ पर अंदर इनक्लोज होने वाला चार्ज कितना है? जीरो। तो इस जगह पर रखोगे जीरो तो आंसर आ जाएगा जीरो। एक तो तरीका ये है, आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, इसको प्रॉपरली जैसे तुमने स्टेटमेंट वन को प्रूफ किया उसी तरीके से आप स्टेटमेंट टू को भी प्रूफ कर सकते हो। तो मैं स्टेटमेंट टू को प्रॉपर तरीके से, यानी कि हम स्टेटमेंट वन की हेल्प नहीं लेंगे, हम स्टेटमेंट वन की हेल्प लेके भी प्रूफ कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेटमेंट टू को प्रॉपरली जो वे है उस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट टू बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये भी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। स्टेटमेंट वन को भी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक छोटा सा तरीका है, एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट टू को। तो जो छोटा सा तरीका है वो हमने आपको बताया, बाद में लिखा भी देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा प्रॉपर जैसे स्टेटमेंट वन के लिए कहते उसी तरीके से स्टेटमेंट टू के लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाया यहाँ पर। ये क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी। अगर हम क्लोज बॉडी में स्फीयर बना लेंगे तो आप सोचोगे कि सर ने स्फीयर क्यों बनाया। क्यूब बनाएंगे तो फिर आप सोचोगे क्यूब क्यों बनाया। इसलिए हमने ऑर्डिनरी डायग्राम बना लिया कि ये क्लोज बॉडी है, जैसी है जिस तरीके की है ओके एक्सेप्ट है। और ये चार्ज है Q1, ये Q1 चार्ज है,
ये इधर ये Q3 चार्ज है और सारे के सारे चार्ज जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये सारे के सारे चार्ज जनरेट कर ही रहे होंगे। ये आपका Q2 है, Q2, और आपने ये Q4 भी लिया है और हमें ये प्रूफ करना है कि लिंक होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज बॉडी से वो 0 होगा। अब ये क्लोज बॉडी जो है उसको ना लेकर के एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया हमने, जैसे कि वहां किया था स्टेटमेंट 1 में। एक्सपेंशन मेथड्स को फॉलो करते हैं हम लोग। तो ये रहा छोटा सा एलिमेंट्री एरिया जिसकी की वैल्यू dA है और इस छोटे एलिमेंट्री एरिया ने Q1 पर जो सॉलिड एंगल बनाया है वो d ओमेगा 1 है। इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया ने Q2 पर जो सॉलिड एंगल बनाया है वो d ओमेगा 2 है और इसी छोटे से एलिमेंट्री एरिया ने जो Q3 पर सॉलिड एंगल बनाया है वो d ओमेगा 3। जरूरत नहीं है वैसे Q4 की, लेकिन अब आ चुका है तो काउंट कर लिया जाए। और dA ने जो ये Q4 पर एंगल बनाया है वो d ओमेगा 4 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद सॉलिड एंगल d ओमेगा 1। तो सपोज कर लिया कि लेट d∅1, d∅2, d∅3, d∅4 are linked electric flux with a solid angle d omega 1, d omega 2, d omega 3 and d omega 4 respectively। तो हम इनको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सॉलिड एंगल। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉलिड एंगल के साथ लिंक होगा, एक्चुअली सॉलिड एंगल अगर है तो वहां पर एरिया भी होगा। तो 101% जो है वो एरिया से भी लिंक होगा। तो फंडा हमारे पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में होता है पॉइंट चार्ज वैल्यू और तीसरे वाले ब्रैकेट में होता है सॉलिड एंगल। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो d∅1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में Q1 d ओमेगा 1। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा 1। सिमिलरली d∅2 हो जाएगा Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा 2 और d∅3 हो जाएगा Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा 3 और d∅4 हो जाएगा Q4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा 4। तो ये d∅1, d∅2, d∅3, d∅4 आ गया। तो ये जो d∅1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है दैट इज लिंक्ड विद छोटा सा सॉलिड एंगल d ओमेगा 1। आल्सो यू कैन से छोटा सा एरिया dA, क्योंकि d ओमेगा 1 से रिलेटेड एरिया dA ही है। और जो d∅2 है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद छोटा सा सॉलिड एंगल d ओमेगा 2। आल्सो यू कैन से d ओमेगा 2 का जो करस्पॉन्डिंग एरिया है वो d है। लेकिन हमको तो पूरी बॉडी से लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए। तो अगर हम लोग ∅1 को निकालें इंटीग्रेशन ऑफ d∅1, अगर हम ∅2 निकालें, ∅1 को पढ़ा जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज बॉडी, और ∅2 निकालें ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d∅2। ∅3 निकालें
इंटीग्रेशन डी फाई 3, फाई 4 निकालें इंटीग्रेशन डी फाई 4। अब फाई 1, फाई 2 और फाई 3 को इंटीग्रेट करेंगे। आप लोग ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 लिखा है उसको जल्दी से कॉपी करके ये स्पेस हमारे लिए खाली कर दीजिए। ये स्पेस हटा लें। हटा रहे हैं, हटा रहे। तो कैलकुलेट किया जाए जरा Q1 से ड्यू टू Q1 जो इस बॉडी से टोटल फ्लक्स है फाई 1 है, एंड ड्यू टू चार्ज Q2 इस बॉडी से लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स फाई 2 है, एंड ड्यू टू Q3 इस बॉडी से लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स फाई 3 है, और Q4 से फाई 4 है, तो उनको निकाला जा रहा है। तो यहां से आएंगे फाई 1 इज इक्वल टू डी फाई 1 है Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा 1, फाई 2 हो जाएगा Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा 2। देखा जाए तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मेन रोल है वो स्टोक्स थ्योरम का है, जिसको कि तुम सॉलिड एंगल की थ्योरम भी कहते हो, क्योंकि गॉस ने जब उस थ्योरम को यूज किया है तो गॉस की जो ये बातें थी वो बहुत आसान हुई। अगर हम लोग इस गॉस की थ्योरम को एक्सप्लेन करते समय सॉलिड एंगल वाली थ्योरम यूज ना करें तो ये गॉस थ्योरम बहुत लेंथी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी। बड़ी क्लासेस में ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, तो वहां पर हम लोग सॉलिड एंगल की थ्योरम यूज नहीं करते हैं। बहुत डिटेल में जा करके करीब 1.5 से 2 पेज का वो पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं सॉलिड एंगल थ्योरम, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। देखो फाई 1 की वैल्यू आ गई Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया और रह गया डी ओमेगा 1। फाई 2 हो जाएगा Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एग्जाम में जब आप इस स्टेटमेंट को प्रूव करें तो यहाँ पर हमने क्लास में Q1, Q2, Q3, Q4 4 चार्जेस लिए हैं। आप केवल 2 लेकर के कर सकते हैं, आप केवल 1 लेकर के कर सकते हैं। ये कोई फाउंडेशन है कि हमने 4 चार्ज लिए हैं Q1, Q2, Q3, Q4, तो आप भी 4 लें। मिनिमम में 1 और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं। फाई 3 हो जाएगा Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा 3, और फाई 4 हो जाएगा Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा डी ओमेगा 4। नाउ चेक द सॉलिड एंगल थ्योरम। व्हाट इज दिस? ये टोटल सॉलिड एंगल है जो ये पूरी क्लोज बॉडी Q1 पर बनाएगी, और Q1 कहाँ है? बाहर है। और ये क्या है? ये टोटल सॉलिड एंगल है जो पूरी की पूरी क्लोज बॉडी Q2 पर बनाएगी। Q2 कहाँ है? बाहर है। एंड व्हाट इज दिस वन? डी ओमेगा 3 इंटीग्रेशन के अंदर, दैट इज द कंप्लीट सॉलिड एंगल फॉर्म बाय द क्लोज बॉडी, और Q3 कहाँ है? बाहर है। सिमिलरली Q4 भी बाहर है। और सॉलिड एंगल की थ्योरम कहती है कि कोई भी क्लोज बॉडी अपने बाहर किसी भी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल बनाती है वो 0 बनाती है। तो यहाँ से फाई 1 इज इक्वल टू हो गया Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZeRO, फाई 2 इज इक्वल टू हो गया Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZeRO, फाई 3 हो गया Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZeRO, और फाई 4 हो गया Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZeRO। इट मींस 0 0 0 एंड 0। तो इस टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? तो स्पेस में यहां पे लिख देते हैं इसको। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई E बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, 0 0 एंड 0। फाइनल आंसर इज 0। स्टेटमेंट 2 आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
और बाद में कॉपी करिएगा। क्लास के बाद स्क्रीनशॉट को ग्रुप में भेज देना आप लोग। अभी आप लिखोगे, आपको पता है कि बहुत आसानी से ये काम हो गया है, लेकिन लिखने में हम टाइम नहीं देना चाहते आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में ग्रुप में भेज दीजिएगा। और अभी अपनी कॉपी में जितना भी लगता है कि 10-12 लाइनें छोड़नी है छोड़ दीजिए और वहां पे नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया, ठीक। तो ये था आपका स्टेटमेंट नंबर 2। तो आप देखो ना, स्टेटमेंट 1 में जो चार्जेस थे वो क्लोज बॉडी के अंदर भी थे। स्टेटमेंट 1 101% ये कंफर्म हो रहा था स्टेटमेंट 1 में कि नहीं, चार्जेस क्लोज बॉडी के अंदर है। और स्टेटमेंट 2 में जो चार्जेस हैं वो क्लोज बॉडी के अंदर नहीं है। स्टेटमेंट 3 क्या है गॉस का? स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 3 है कि पॉइंट चार्ज, आप चार्जेस ले सकते हो, पॉइंट चार्ज इज एट सरफेस ऑफ क्लोज बॉडी, सरफेस ऑफ क्लोज बॉडी। स्टेटमेंट 3 कि जो पॉइंट चार्ज है वो क्लोज बॉडी के सरफेस पर है। और देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज बॉडी will be phi e is equal to integration d phi e is equal to integration q by 4 pi epsilon naught d omega। और आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व इट। अब यहां रटने वाला कोई काम नहीं है। तो स्टेटमेंट जो 3 है वो जो लिखा गया है उसी पर ध्यान दें कि स्टेटमेंट 1 में आई एम 100% श्योर की जो चार्जेस हैं वो क्लोज बॉडी के अंदर होंगे। स्टेटमेंट 2 में ये कंफर्म हो गया कि चार्जेस क्लोज बॉडी के अंदर नहीं होंगे। और स्टेटमेंट 3 में जो चार्ज हैं या चार्जेस जो हैं वो ना तो क्लोज बॉडी के अंदर है और ना ही क्लोज बॉडी के बाहर है। तो आप देख सकते हो कि क्या लिखा है कि अगर पॉइंट चार्ज इज एट सरफेस ऑफ द क्लोज बॉडी देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज बॉडी विल बी, और विल बी के बाद ये जो मैथमेटिकल टर्म्स लिखा हुआ है उस मैथमेटिकल टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपके पास में कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। जैसे स्टेटमेंट 1 में आया कि सब कुछ सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है 1/ε0 इनटू में टोटल चार्ज जो बॉडी के अंदर है। स्टेटमेंट 2 में पूरा सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है कि टोटल फ्लक्स 0 है। बट यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। वो सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा, क्या निकल के आएगा वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जो सॉलिड एंगल बनेगा वो किस तरीके का है, कितनी वैल्यू का है। जैसे कि इसके सपोर्ट में डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारे पास में क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी है, और जो चार्ज है वो ना तो अब अंदर है इसके और ना ही बाहर है। ये रहा पॉइंट चार्ज, Q वैल्यू का पॉइंट चार्ज है। और अब मुझसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो तरीका है, जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, उसको जरा करते हैं। हम इस क्लोज बॉडी में छोटा सा कहीं पर एरिया ले लें। चलो ये हमने एलिमेंट्री एरिया ले लिया, ये एलिमेंट्री एरिया है। पता किया इस एलिमेंट्री एरिया ने इस चार्ज पर कितना एंगल बनाया है, से डी ओमेगा। एक ही चार्ज लिया है तो डी ओमेगा Q1 लेते तो डी ओमेगा 1 कहते। और ये जो एरिया है दैट इज डी।
तो डी ओमेगा से लिंक फ्लक्स कितना होगा? तो लिंक होने वाला फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स विद डी ओमेगा, तो उसको लिखा डी फाई ई 1/4πε0, साथ में चार्ज और ये डी ओमेगा, तो डी फाई ई इज इक्वल टू q/4πε0 डी ओमेगा। तो पूरी बॉडी से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? इंटीग्रेट कर लिया जाए तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और डी फाई ई की वैल्यू है q/4πε0 और डी ओमेगा। अब यहां पर सॉल्व करने पर क्या आएगा? तो कोई भी स्टेटमेंट इसके आगे नहीं दिया जा सकता। सॉल्व करने पर 4 आएगा या 5 आएगा। एक्चुअली आपको जो है डी ओमेगा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अगर आप और आगे स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो इसके आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि सिचुएशंस कहाँ पे जाके आपके लिए फंस जाएगी। तो देखो q/4πε0 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि दीज आर द कांस्टेंट्स एंड दिस वन इज डी ओमेगा। अब सॉलिड एंगल थ्योरम क्या कहती है? सॉलिड एंगल थ्योरम ये तो बताती है कि अंदर वाले पॉइंट पर बनने वाला टोटल सॉलिड एंगल 4π स्टेरेडियन होगा। सॉलिड एंगल थ्योरम ये भी बताती है कि बाहर वाले पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल है सॉलिड एंगल दैट विल बी 0। लेकिन सॉलिड एंगल ने आपको ये नहीं बताया है कि अगर पॉइंट क्लोज बॉडी के ना तो अंदर है ना ही बाहर है बल्कि सरफेस पर है तो क्या होगा। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हिम्मत है आपके अंदर तो q/4πε0 और डी ओमेगा को लिखिए dA cos θ/r², जहां पर थीटा के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब आप सॉल्व करिए। तो कुल मिलाकर के स्टेटमेंट नंबर 3 आपको बीच में हिंट देकर के छोड़ देता है कि इंटीग्रेशन यूज करिएगा और इंटीग्रेशन सॉल्व करके अपना आंसर दीजिएगा। बट आप परेशान मत होइए। फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम से लेकर के और आपके कंपटीशन एग्जाम तक आपको अपने 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम तो ऐसी आएगी जब आपसे कहेगा कि ये क्लोज बॉडी है और क्लोज बॉडी की सरफेस पर ये चार्ज है, बताओ लिंक फ्लक्स कितना होगा। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग एक और अल्टरनेट मेथड से कर लेंगे और उस अल्टरनेट मेथड को भी अभी हम जानते हैं। नोट कर लीजिए आप। तो फॉर्मेलिटी तो करनी थी, स्टेटमेंट 3 लिखने की मुझे फॉर्मेलिटी करनी थी और ये तीनों स्टेटमेंट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से फेमस है। लेकिन जो हमारे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पर जो चार्ज होगा वो क्लोज बॉडी के ना तो अंदर होगा और ना ही क्लोज बॉडी के बाहर होगा और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे। तो जरा इस नोट पर ध्यान दें। हाउ वी सॉल्व इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स PV means problem in which given charge is at surface of closed body। और अगर हम आपके सिलेबस में बात करें तो आपके सिलेबस की जो क्लोज बॉडी होगी वो सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी। जैसे क्यूब होगा, स्फीयर होगा, सिमेट्रिकल आप जिसको दो बराबर हिस्सों में काट सको। जैसे अगर मैं आपके सामने ये क्लोज बॉडी बनाता हूं और आपसे पूछो ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो आप इसके दो बराबर हिस्से नहीं कर पाएंगे।
जिस लाइन के अबाउट आप इसको दो बराबर हिस्सों में मिरर इमेज, बिल्कुल हूबहू मिरर इमेज, तो जिस लाइन के अबाउट आप इसके दो हिस्से करेंगे, अगर वो दोनों हिस्से मिरर इमेज हैं तो उस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। तो ये इरेगुलर सी बॉडी है और ये सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन क्यूब के केस में ऐसा हो जाएगा, स्फीयर के केस में ऐसा हो जाएगा, और भी बहुत सारी सिलेंडर के केस में ऐसा हो जाएगा। तो आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें या सोचें कि आपको आने वाले टाइम में किस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, तो सारी की सारी जो बॉडीज होंगी क्लोज वाली वो सिमेट्रिकल होंगी। तो क्वेश्चन पर एक बार नजर दौड़ाएं, क्या लिखा हुआ है कि हाउ वी सॉल्व इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉब्लम, जिसमें हमें चार्ज दिया जाएगा, लेकिन जो चार्ज है वो क्लोज बॉडी के ना तो अंदर होगा ना ही बाहर होगा, वो चार्ज एट द सरफेस ऑफ क्लोज बॉडी होगा। तो चार्ज होगा वो क्लोज बॉडी की सरफेस पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें? एक तो तरीका वही है, स्टेटमेंट 3 यूज कर लें, लेकिन स्टेटमेंट 3 यूज करने का मतलब है कि इंटीग्रेशन से पंगा लेना पड़ेगा, और हल्का फुल्का इंटीग्रेशन हो तो कोई बात नहीं, 3 वेरिएबल्स हैं उस इंटीग्रेशन के अंदर, कैसे उससे लड़ेंगे। और एक दूसरा तरीका है जो कि अल्टरनेट मेथड है, और जो अल्टरनेट मेथड जरा उसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, पीवी मींस प्रॉब्लम, वी है स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है गिवन चार्ज को हम इनक्लोज करेंगे बाय इमेजिनेशन ऑफ गिवन क्लोज बॉडी, by imagination of close bodies। इमेजिनेशन वाली जो क्लोज बॉडीज होंगी, इमेजिनेशन वाली क्लोज बॉडीज सिमिलर टू गिवन क्लोज बॉडी होंगी, गिवन क्लोज बॉडी होंगी। सपोर्ट में एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे ये हमारे पास में सॉलिड का हेमिस्फीयर है, तो ये सॉलिड का हेमिस्फीयर है, और आपको पता है ये जो सॉलिड का हेमिस्फीयर है दैट इज द क्लोज बॉडी, ये क्लोज बॉडी है। और इस सॉलिड के हेमिस्फीयर में यहां पर सेंटर पर चार्ज रखा है Q वैल्यू का, और क्वेश्चन ने कहा है कि लिंक फ्लक्स बताओ, लिंक फ्लक्स बताओ। ये क्वेश्चन कहता है कि जो लिंक होने वाला फ्लक्स है वो बताइए। तो हमने देखा कि ये जो सिचुएशन मेरे सामने आई है, इसमें जो चार्ज है वो क्लोज बॉडी के अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, तो सरफेस पर आ गया। तो सॉल्व करने का एक तरीका तो है स्टेटमेंट नंबर 3, लेकिन हम वो स्टेटमेंट नंबर 3 केवल लिखने के लिए रखेंगे, हम कभी उसको अप्लाई नहीं करेंगे। हमारा काम तो एक अल्टरनेट मेथड से चल जाएगा, और उस अल्टरनेट मेथड का स्टेप नंबर 1 देखिए क्या है कि अब आप क्या करिए कि जो सिचुएशन सामने है उस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए किसी तरीके से इस चार्ज को बंद कर दीजिए। तो गिवन चार्ज को हम इनक्लोज करेंगे बाय इमेजिनेशन ऑफ क्लोज बॉडीज, और ये काम करने के लिए हम अपनी इमेजिनेशन में क्लोज बॉडीज लाएंगे, लेकिन ब्रैकेट में जो लिखा गया है उस पर भी ध्यान दें। इमेजिनेशन वाली जो क्लोज बॉडीज होंगी वो सिमिलर टू गिवन क्लोज बॉडी होंगी। जैसे यहाँ पर क्लोज बॉडी हेमिस्फीयर है, यहाँ की जो क्लोज बॉडी है वो हेमिस्फीयर है, तो मेरे इमेजिनेशन में भी हेमिस्फीयर आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और 2, 4, 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेने से आप ये सारी चीजें भी कर पाओगे।
तो मेरे अपने दिमाग में वैसी ही इमेजिनेशंस की क्लोज बॉडीज आएंगी जैसा कि गिवन है। तो गिवन वाला क्लोज बॉडी कैसा, हेमिस्फीयर। तो अब दिमाग लगाया कि अगर हम एक हेमिस्फीयर ऊपर इसके रख दें तो इमेजिनेशन वाला जो हेमिस्फीयर है उसको हमने डॉटेड बनाया है भाई, ताकि आपको याद रहे कि गिवन वाला हेमिस्फीयर स्मूथ है और इमेजिनेशन वाला हेमिस्फीयर जो है हमने बनाया है। और लीजिए भाई, जैसे हमने एक हेमिस्फीयर और इमेजिन किया और उसकी सेटिंग बनाई तो भाई ये चार्ज अब बंद हो गए। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जरा इसको देखें, इस वाले एग्जांपल को देखें। ये क्यूब है हमारे पास, ये क्यूब है और यहां कोने पर ये चार्ज है क्यू, इस कोने पर चार्ज है क्यू। लिंक फ्लक्स निकालना है, लिंक फ्लक्स निकालना। जो इमेजिनेशन होगी आपकी और जो इमेजिनेशन से पिक्चर बनेगी वो सिमेट्रिकल पिक्चर होनी चाहिए। वो पिक्चर कैसे होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। तो अब इसके लिए भी यह काम शुरू किया जाए, सॉल्व किया मैंने। ये तो हो गया तुम्हारा गिवन वाला क्यूब, ये गिवन वाला क्यूब हो गया, ये कोने पर चार्ज है। तो हमें अपनी इमेजिनेशन में भी क्यूब लेने होंगे और सिमेट्री का भी ध्यान देना होगा, सिमेट्री का भी ध्यान देना होगा। तो देखो मैंने इमेजिनेशन शुरू कर दी है, मैंने एक क्यूब ये लिया, ये मैंने एक क्यूब लिया, एक क्यूब हमने ये लिया, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब हमने और लिया। सिमेट्री का भी ध्यान देना होता है। ये देखिए, अगर हम इसको इस किताब से समझें, ये आपकी कोने पर ये चार्ज है। तो एक क्यूब ये लगाया, एक क्यूब ये और एक क्यूब ये, 4 क्यूब अभी हो गए, लेकिन चार्ज अभी भी खुला हुआ है। 4 क्यूब ऊपर से ले गए तो ऊपर से ये 4 क्यूब और आ गए। तो जब आप ये टोटल काम कर लेंगे, बाद में और बढ़िया डायग्राम बना करके देखेंगे। इस तरीके से इसको ढकने के लिए, इस चार्ज को ढकने के लिए गिवन के अलावा तुम्हें 7 क्यूब लेने पड़े। सिमेट्रिकल सिचुएशंस भी होनी चाहिए, जो ज्योमेट्री तुम्हारी बने वो सिमेट्रिकल हो। तो अगर एक कोने पर चार्ज है किसी क्यूब के, तो उसको बंद करने के लिए हमने टोटल इमेजिनेशन की है 7 क्यूब और अब ये चार्ज जो है बंद हो चुका है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ये चार्ज आपका बंद हो चुका है, पूरी तरीके से अंदर बंद हो चुका है। यहां पर भी अंदर बंद हो चुका है। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या भाई, जरा देखते हैं। जब आपने चार्ज को बंद कर लिया, यूज स्टेटमेंट 1 ऑफ गॉस लॉ। अब आप स्टेटमेंट 1 यूज कर दीजिए गॉस लॉ का। तो लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 इनटू में जो चार्ज अंदर बंद है वो, ये लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो स्टेप नंबर 2 कहता है कि स्टेटमेंट 1 यूज करो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लो भैया। यूज स्टेटमेंट 1 ऑफ गॉस लॉ, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल गया। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो कितने लोगों से लिंक है? 2 स्फीयर से लिंक है। हेमिस्फीयर आधा ही तो दिया था, आधा तुमने इमेजिनेशन से लाया हो। ये जो फ्लक्स लिंक है इससे भी लिंक है, इससे भी लिंक है, यानी 2 हेमिस्फीयर से लिंक है। तो एक हेमिस्फीयर से लिंक कितना होगा? 2 से डिवाइड कर दो। और स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होगा टोटल फ्लक्स अपॉन नंबर ऑफ सरफेसेस। जैसे यहां पर आंसर क्या होगा, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस। तो एक आपका हेमिस्फीयर दिया था, एक हमने इमेजिन किया, तो कुल मिला के हो गया 2 और Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इस बात को यूनिटरी मेथड से लिखते हो तो भी आंसर यही आएगा। कैसे? कि ये वाला फ्लक्स लिंक हो रहा है 2 हेमिस्फीयर से, बट हमें तो क्वेश्चन में एक ही हेमिस्फीयर दिया गया है, तो एक से कितना होगा? डिवाइड कर लो। इसी तरीके से जब आप इसके साथ वर्किंग करोगे, अभी इसके यहाँ थोड़ा स्पेस हमें कम मिल पा रहा है, तो अभी इस क्वेश्चन को और फेयर वे में करके दिखाते हैं। आप जरा इसको नोट करिए, स्पेस दीजिए मुझे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को एक क्यूब है जिसके कोने पर चार्ज है। तो क्यूब एक क्लोज बॉडी है और चार्ज कोने पर है, मतलब ना तो अंदर है ना ही बाहर है, बल्कि सरफेस पर है। और हमें इससे लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप स्टेटमेंट 3 यूज करिए, और स्टेटमेंट 3 यूज करने के बाद इंटीग्रेशन करिए और आंसर ले लीजिए। और दूसरा रास्ता ये है कि अल्टरनेट मेथड, थोड़ा सा अल्टरनेट मेथड में प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। अल्टरनेट मेथड में हम इस चार्ज को, जो कि इनक्लोज नहीं है, जो कि बंद नहीं है, तो हम इमेजिनेशन का यूज करेंगे, इमेजिनेशन पावर का यूज करेंगे और इसको बंद करेंगे। क्योंकि गिवन बॉडी की क्यूब है, तो मेरी इमेजिनेशन में भी क्यूब आएगा। तो एक क्यूब हमने इमेजिन किया और यहाँ इस तरीके से इसको चिपका के रख दिया। तो हम जो इमेजिन करेंगे वो सारे के सारे क्यूब जो है यहाँ पे डॉटेड होंगे, जिससे कि आप ये पता कर पाएंगे कौन से क्यूब इमेजिनेशन वाले। अभी चार्ज बंद नहीं हुआ, एक क्यूब हमने और इमेजिन किया इधर, अभी भी ये चार्ज बंद नहीं हुआ। एक क्यूब हम और इमेजिन कर रहे हैं, ये देखिए, गिवन के अलावा हमारे 3 क्यूब अभी इन्वेस्ट हो चुके हैं। चार्ज लेफ्ट राइट पीछे आगे इससे तो बंद हो चुका है, बट ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो अब बोलो सर एक क्यूब डाल दो, सिमेट्री का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सेम यही पूरी की पूरी बिल्डिंग सेटअप ऊपर भी कर दी। पूरा का पूरा ये सेटअप जैसा था उसको ऊपर भी पहुंचा दिया। ये आप सब मिला करके आप फिंगर्स पे काउंटिंग करो तो आप देखोगे टोटल जो यहाँ पे क्यूब खर्च हो गए वो 8 है। देख लो, एक तो जो आपका गिवन वाला है वो स्मूथली हाईलाइटेड है, तो
टोटल नीचे 4 है, ऊपर 4 है, ये 8 क्यूब मिले और इन्होंने इस पूरे चार्ज को बंद कर लिया। सिमेट्री का ध्यान रखना होता है, इसलिए अगर तुमने 4 क्यूब नीचे रख करके ऊपर रख दिया, मान लो तुम में से कोई ये सोचता है सर ये सेटिंग तो बन चुकी थी, ये क्यूब चार्ज था, नीचे ये सारे क्यूब सेट हो चुके थे, ये देखिए ये सारे क्यूब सेट हो चुके थे। अब एक क्यूब यहां ला करके रख देते हैं तो सिमेट्री गड़बड़ हो जाएगी। सिमेट्री जो आप इमेजिनेशंस करके जो पिक्चर तैयार करेंगे वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, मतलब उसको हम चाहें जैसे काटें तो बराबर इमेज बने, तो यहाँ सिमेट्री गड़बड़ हो जाएगी। इन सारी सिमेट्री सिचुएशंस को ही ध्यान में रखते हुए बार बार हमने तुमने और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमसे पहले जब इसको बंद करने की कोशिश करी है तो कोने पर रखे हुए चार्ज, क्यूब के कोने पर रखे हुए चार्ज को सिमेट्री फॉलो कराते हुए जब जब बंद किया गया हमेशा टोटल 8 क्यूब वहां पर हुए, एक गिवन वाला 7 हमारे। अब ये चार्ज पूरी तरीके से अंदर बंद हो चुका है, तो लगा दीजिए स्टेटमेंट 1 फ्लक्स निकालिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनको में वो चार्ज जो बंद है, लेकिन आंसर अपना दीजिए इफेक्टिव फ्लक्स कितना होगा। तो यूनिटरी मेथड आप चाहो तो फॉलो कर लो और नहीं तो वो स्टेप नंबर 3 फॉलो कर लो, आप भी कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो। ये जो टोटल फ्लक्स है वो 8 क्यूब से लिंक हो रहा है, क्योंकि इस चार्ज को अपने अंदर बंद करने के लिए टोटल 8 क्यूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 8 क्यूब से लिंक होने वाला फ्लक्स इतना है, तो 1 से कितना होगा वही तो मुझे चाहिए। तो ऊपर है टोटल फ्लक्स और नीचे है टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस यानी कि क्लोज वाली बॉडीज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोज बॉडीज है 8। आंसर आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 8, ये आ गया Q बाई 8 एप्सिलॉन। और अगर यही क्वेश्चन इस तरीके का होता, ये क्यूब है और चार्ज जो है वो सरफेस पर है और लिंक फ्लक्स चाहिए, लिंक फ्लक्स चाहिए, और इसको बंद करने के लिए तुम्हें केवल 1 क्यूब और खर्च करना पड़ता है। ये जो चार्ज है इसको हमें बंद करना है, तो इमेजिनेशन में हमने 1 क्यूब लिया, लीजिए बंद हो गया ये। तो जैसे ही आपने इसको बंद किया तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, आंसर है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इफेक्टिव फ्लक्स कितना होगा, इफेक्टिव फ्लक्स यूनिटरी मेथड यानी स्टेप नंबर 3 टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लोज बॉडीज, यहाँ पर 2, ये आ गया Q बाई 2 एप्सिलॉन। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी नकल क्या करेंगे। ये हमारे पास में एक सिलेंडर है और ये चार्ज है, पूछा गया है लिंक फ्लक्स निकालो विद सिलेंडर। क्योंकि गिवन वाली क्लोज बॉडी सिलेंडर है तो इमेजिनेशन में जो क्लोज बॉडीज आएंगी वो भी सिलिंड्रिकल ही आएंगी और सिमेट्री का ध्यान भी रखना है। अगर एक सिलेंडर हम इसके साथ जो इमेजिनेशन हम कर रहे हैं इस तरीके से रख दें तो सक्सेसफुली जो चार्ज अभी इस सरफेस पर है अब वो अंदर आ जाएगा, बंद हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। तो ये जो फाइनल सिचुएशंस तैयार हुई, लिंक फ्लक्स कितना होगा, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में वो चार्ज जो अंदर बंद है। कॉमन सेंस हमारा कह रहा है ये जो फ्लक्स आया है ये पूरे से आया है, पूरे से मतलब दोनों सिलेंडर से लिंक होकर के आ रहा है। एक सिलेंडर से लिंक कितना होगा, तो इफेक्टिव फ्लक्स हो जाएगा, इफेक्टिव फ्लक्स बराबर टोटल फ्लक्स अपॉन में नंबर ऑफ क्लोज बॉडीज यानी कि Q बाई 2 एप्सिलॉन। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जरूर ट्राई करिए और सब वही पुराने क्वेश्चन से आएंगे, कुछ नया तो नहीं होता इसमें। फिर भी जब आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स करते हैं और कोई क्वेश्चन फंसता है तो बताइए।
इसके आगे अब हमें एप्लीकेशन करने गॉस लॉ के, और ये जो हेडिंग है ये बहुत बड़ी है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अभी बता पाना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए कि कुल कितने एप्लीकेशन हैं, लेकिन बस आप इतना सोचिए कि आज के बाद यानी यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लिए हमको कम से कम 2 क्लास चाहिए होगी। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम गॉस लॉ यूज करेंगे और कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। जैसे पहला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 1, क्वेश्चन की तरीके से तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन है कि डिराइव कूलॉम्स लॉ, डिराइव कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करके कूलॉम्स लॉ निकालिए, ये पहला एप्लीकेशन। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाएगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट फाइनाइट डिस्टेंस बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। और जो हमारे लिए फ्रीक्वेंटली गॉस लॉ जो हमारे लिए यूज होगा ना, वो स्टेटमेंट नंबर 1 वाला होगा, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 में तो कुछ मिला ही नहीं था, और स्टेटमेंट नंबर 3 हमें करना नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन हमें करना नहीं है। तो जो गॉस लॉ हम यूज करेंगे वो स्टेटमेंट 1 वाला होगा। तो चाहे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए, दोनों के आंसर करीब करीब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और चेंज नहीं करेंगे तो ये मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास में पॉइंट चार्ज गिवन है, क्यू वैल्यू का पॉइंट चार्ज गिवन है, और इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस बाय यूजिंग द गॉस लॉ। तो r डिस्टेंस पर q कूलॉम के चार्ज से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, और हमें गॉस लॉ लगाना है। तो समस्या ये है कि गॉस लॉ तब लगेगा जब ये जो चार्ज है वो क्लोज बॉडी के अंदर आ जाए। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने हमसे कहा कि ऐसा करो कि क्लोज बॉडी यहाँ दी तो जा नहीं रही है, एंड वी आर रेडी टू फेस दिस कि अगर क्लोज बॉडी नहीं दी जा रही है, गॉस लॉ किसकी बात करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर कोई सरफेस नहीं दी जा रही है तो भी इमेजिन दिस, हम उस सरफेस को इमेजिन करेंगे, और जब हम इमेजिन करेंगे तो फिर हम ये कोशिश करेंगे जितनी भी लाइनें हैं सबकी सब फ्लक्स बन जाए। तो यहाँ मुझे गॉस लॉ लगाना था। गॉस लॉ तब लगेगा जब ये चार्ज बंद हो, और चार्ज बंद तब होगा जब क्लोज बॉडी है। तो एक्सपर्ट्स ने हमें बताया, सजेशन दिया, अगर तुम r रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन कर लो तो तुमको 2 फायदे मिलेंगे। देखो मैंने ये स्फीयर इमेजिन किया है, ये इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस है। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर आप यहाँ पर स्फीयर इमेजिन करें तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला कि ये चार्ज को बंद कर लेगा। अच्छा, जो सरफेस चार्ज को अपने अंदर बंद करता है वो गॉसियन कहलाता है। फिलहाल यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो हमारे इमेजिनेशन से आया है, हमको दिया नहीं गया था। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि पॉइंट चार्ज को बंद करने के लिए सरफेस स्फेरिकल चुनना, किसी और तरीके की मत चुनना। तो 2 फायदे हैं इसके। पहला, एक तो चार्ज बंद हो जाएगा, और दूसरा इस चार्ज से निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्या इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पर लिंक होंगी? आंसर है यस, एंड ऑल द लाइंस बिकम फ्लक्स। याद होगा आपको, हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि जब हमको ये मौका मिलता है कि सरफेस इमेजिन किया जाए, तो हमारी कोशिश इमेजिनेशन में ऐसी होती है कि हम हर हालत में एक एक लाइन को फ्लक्स में बदलना चाहते हैं, और एक एक लाइन फ्लक्स में तब बदल पाती है जब वो जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वो सरफेस से 90 बना। अगर हम अपने एक्सपर्ट्स की ये बात ना माने, Q कूलाम का चार्ज है, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, गॉस लॉ लगाना था, तो आपने कहा कि चलो भाई टेढ़ी मेढ़ी कोई रेगुलर सी क्लोज बॉडी ले लो। तो देखो इस टेढ़ी मेढ़ी क्लोज बॉडी का एक नुकसान क्या होगा कि जितनी भी यहाँ से लाइन जनरेट हो रही है वो सारी की सारी लाइन इस बॉडी से फ्लक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये गलत अप्रोच है। दूसरा, जब हम और आगे चलेंगे, अभी हमने एक ही स्टेप आगे बढ़ाया है, जब अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो जो सरफेस हम इमेजिन करते हैं, आगे जाकर के हमको उसका एरिया निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इमेजिनेशन वाली सरफेस है वो गोले जैसी है, स्फेरिकल है, मुझे इसके एरिया का फार्मूला पता है, जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये जो अजीब सी तुमने इर्रेगुलर सी जो गॉसियन सरफेस बनाई है, अगर आगे कैलकुलेशन के टाइम आपसे पूछा जाए इसका एरिया क्या है तो जवाब ही नहीं दे पाओगे। तो ऐसी कई सारी बातें आपके लिए रहेंगी जिनकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये देखने को मिलेगा कि इस वाले केस में गॉसियन सरफेस ऐसी इमेजिन करनी चाहिए, इस वाले केस में वैसी इमेजिन करनी चाहिए। पहला पॉइंट आ चुका है, हमेशा के लिए याद रखना कि सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए पॉइंट वाले चार्ज को बंद करने के लिए जो गॉसियन सरफेस होती है वो हमेशा और हमेशा स्फेरिकल होती है। उसके पीछे कई सारी वजह है, 2 से 3 कारण मैं बता रहा हूँ। पहला, स्फेरिकल लेने से जितनी भी लाइंस होती हैं सब फ्लक्स में बदल जाती हैं। दूसरा, कभी अगर आपको अपनी गॉसियन सरफेस का एरिया चाहिए हुआ तो आप निकाल सकते हो फार्मूले की हेल्प से। और तीसरा, अगर आप जो है स्फेरिकल वाली सिचुएशंस में रहते हो तो फिर सिमेट्रिकल सिचुएशंस रहती है, और सिमेट्रिकल जो आपकी सरफेसेस होती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंपल होती है एज कंपेयर टू द अनसिमेट्रिकल। तो गॉसियन सरफेस आ चुकी है, चार्ज बंद हो चुका है, लगाया जाए भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E linked with spherical Gaussian surface। आपने सीधे स्टेटमेंट 1 अप्लाई किया, 1/ε0 इनटू में सिग्मा क्यू वो चार्ज था जो कि बॉडी के अंदर था। यहाँ पर आ गया phi E = q/ε0, ये इक्वेशन 1 आ गया। ये जो तुमने इक्वेशन 1 निकाला है ये आपने गॉस लॉ लगा के निकाला है। हम गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल निकालने के लिए इस वाले फंडे का इस्तेमाल किया, E डॉट डी, ये वाला फंडा। अगर आप ये भूल चुके हैं कि ये फंडा कैसे आया, वैसे तो मैंने बताया हुआ, फिर से एक बार रिमाइंड करा दें आपको। जब हम एक्सपेंशन मेथड पढ़ रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होगा जब आपके पास में कोई बड़ी क्लोज बॉडी आएगी। तो जब कोई बड़ी सी क्लोज बॉडी आएगी और आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो आप एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लोगे, और इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स क्या होगा उसको निकालोगे, तो आप उसको लिखोगे d phi E। उधर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के जितने भी फार्मूले आपको मिले हैं, मैं एक बार जरा सा फिर से उसकी लिस्ट बना के दिखाऊं। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला था कैपिटल N यानी नंबर ऑफ लाइंस।
दूसरा फार्मूला हमको मिला था 1.13 10 की पावर 11 इंटू में पॉइंट चार्ज की वैल्यू, और तीसरा पॉइंट हमको मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q इंटू में डी ओमेगा, ये तीसरा मिला था, और चौथा मिला था फाई E इज इक्वल टू E इंटू DA कॉस थीटा। मैंने इसी को पिक किया है, इसी को लिख सकते हो E डॉट DA। लेकिन अब मेरे सामने जो सरफेस है वो क्लोज वाली बड़ी सरफेस है, तो बड़ी सरफेस के लिए हम जो है फार्मूला E डॉट DA ही लगा रहे हैं, लेकिन जो फ्लक्स ले रहे हैं वो भी छोटा सा ले रहे हैं। क्यों? इसके पीछे की भी कहानी आपको और पता होगी कि हम एक छोटा सा सॉलिड एंगल लेंगे, वो सारी चीजें जो किया करते थे, तो छोटा सा फ्लक्स निकल आया E डॉट DA। तो ये छोटा सा फ्लक्स इससे लिंक होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा इंटीग्रेट करोगे, जब टोटल फ्लक्स निकालोगे और इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा फाई E। वही मैंने यहाँ लिखा है कि टोटल फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA। और आगे मूव करते हैं, ओपन किया इसको E DA cos theta। now be alert about the theta, theta is an angle between E and DA। तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहां पर मैंने छोटा सा एलिमेंट्री एरिया यहीं पर ले लिया, DA वैल्यू का छोटा सा एलिमेंट्री ले लिया है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखा होगा, दिखा नहीं रहे, सोच लिया केवल। तो जैसे यहाँ पे 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखा होगा, ये वाला चार्ज मेरे टेस्ट चार्ज पर रिपल्सन वाला फोर्स लगाएगा, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो छोटा सा तुमने एरिया लिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, DA, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के साथ 90 बनाता है और हमेशा बाहर की तरफ होता है, क्योंकि आप स्फीयर के अंदर थोड़ी ना होगे, आप तो स्फीयर के बाहर की तरफ होगे, तो एरिया वेक्टर हमेशा आपकी ओर होता है, यानी आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पर E और DA मिल करके एंगल दे रहे हैं 0, तो ये आ गया 0, cos 0 1 होता है। फिर से सिचुएशन को समझिए कि इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी r डिस्टेंस पर, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है आप कहते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ओरिजिनल क्या है? 1 कूलम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। अगर यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो इस जगह पर 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखा, सोच लिया कि रखा है, तो मेरा ये चार्ज मेरे उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? धक्का देगा, रिपल्सन, क्योंकि अपनी मर्जी से चुना हुआ टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये चार्ज नेचर में नहीं बताएंगे तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई। जो छोटा सा मैंने DA लिया है, जो प्रोसेसिंग होती है कि जो भी क्लोज बॉडी है, अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लीजिए। तो जहां पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वहीं पर एलिमेंट्री एरिया भी ले लिया, तो DA वेक्टर देखा, तो DA वेक्टर और ये आपका E वेक्टर एक ही तरफ है, मतलब एक ही डायरेक्शंस में है, थीटा 0 हो गया, यहाँ से आ गया फाई इंटीग्रेशन ED cos 0 1 होता है, फाई E को बाहर निकालने की परमिशन है। क्यों? क्योंकि तुमने डिस्टेंस r फिक्स कर ली है कि मुझे तो यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और अगर पोजीशन फिक्स हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज वाली, जिसको कि तुम नॉन यूनिफॉर्म कहा करते थे, तो नॉन यूनिफॉर्म वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। और जब तुमने पोजीशन फिक्स कर ली कि r डिस्टेंस, ना इधर ना उधर, r डिस्टेंस तुमने फिक्स कर लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पोजीशन डिपेंडेंट होती है। पोजीशन अगर फिक्स हो गई तो E कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को बाहर कर दो। केवल DA का नाम क्या होगा? छोटा सा एलिमेंट्री एरिया। केवल DA का नाम है छोटा सा एलिमेंट्री एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ DA का नाम क्या होगा? पूरा पूरा एरिया। अब देखिए, चूंकि तुमने ये सरफेस स्फेरिकल ली है, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ली है, तो पूरा पूरा एरिया क्या होगा? फार्मूला आपको याद है, बात बन गई, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा। भाई इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट एरिया।
तो आपकी अपनी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है और जिसका की रेडियस r है, तो इसका पूरा एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आया 4 पाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो पहला इक्वेशन आया गॉस लॉ से और दूसरा इक्वेशन आया अपने वर्किंग में से कि जो एक्सपेंशन मेथड था कि हम कैसे बड़े बड़े लोगों का सॉलिड एंगल निकालते हैं। भाई ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले से ये फार्मूला आया था, तो इसी फार्मूले से ये फार्मूला आया था, तो वही मैंने आपको वहां पर जो है अप्लाई करके दिखाया। तो वो सारा का सारा काम करने के बाद इक्वेशंस 2 आ गया। पहला वाला इक्वेशंस भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि गॉसियन सरफेस से लिंक है। दूसरा वाला इक्वेशन भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि गॉसियन सरफेस से लिंक है। आप दोनों को बराबर कर दो, E मिल जाएगा। देखते हैं E की वैल्यू कितनी आएगी। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। ये आया E 4 पाई r स्क्वायर और ये आया q बाई एप्सिलॉन नॉट। E बराबर आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। और याद होगा आपको, इस फार्मूले को आप पहले भी कर चुके हो, लेकिन तब आपने इस फार्मूले को गॉस लॉ से नहीं किया था। आपने फार्मूला किया था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये q चार्ज है वो सोर्स वाला चार्ज ही तो है। तो ये जो और वाला क्वेश्चन था ये हो गया। अब मुझे गॉस लॉ की हेल्प से कूलॉम्स लॉ लाना है। तो एक कदम देखो यहीं से आगे बढ़ा देते हैं। हमने ये सीखा कि E बराबर होता है फोर्स अपॉन TC। तो फोर्स बराबर हो गया TC इंटू E। TC माने टेस्ट चार्ज, चलो मान लेते हैं Q नॉट। सपोज कर लिया कि Q नॉट टेस्ट चार्ज है। वैसे भी जब टेस्ट चार्ज आपके लिए रहे, आपके सामने टेस्ट चार्ज आना हो, तो हमेशा Q नॉट से ही लिखा जाता है उसका। Q मींस चार्ज, O फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब टेस्टिंग वाला। तो टेस्ट चार्ज हमने Q नॉट ले लिया और E की वैल्यू कितनी आई है? E की वैल्यू आई है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ये आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 0 बाई r स्क्वायर। यही तो कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ यही तो था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। एग्जाम में ये डिमांड जब आती है कि गॉस लॉ का इस्तेमाल करके कूलॉम्स लॉ निकालिए, या कभी कभी डिमांड ये आती है, तो बीइंग ए टीचर हम किस क्वेश्चन को पूछेंगे? हमेशा इसको पूछेंगे, इसलिए पहले इसको लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ही पड़ेगी और फिर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो कूलॉम्स लॉ आ जाएगा। नोट कर सकते हैं और कहीं कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। ये वाली जो बात है वो याद है कि नहीं? बोलो भाई। ठीक है, ओके, नोट कर सकते हैं मेरा।